नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हमारा सेशन होने वाला है बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 है, उसकी तैयारी हम लोग आज से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो आज हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे वह है आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 2019। और यह किस ग्रुप के लिए, तो आपको बता दें कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जो विषय वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सेशन बहुत अनिवार्य होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 31, जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न होते हैं वह सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो किसी भी ग्रुप से हो। ठीक है, तो 1 से 30 तक के प्रश्न मैंने हल करवा चुका हूँ 2019 का। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का 31वां जो प्रश्न है वह है कि उच्च न्यायालयों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका निर्गत की जाती है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि जो उच्च न्यायालय है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है। ठीक है, क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 226 के आधार पर, यानी इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय क्या करता है कि याचिका निर्गत करता है। या फिर आपको प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपना याचिका निर्गत करता है या रिट जारी करता है। तो आपका दोनों में प्रश्नों में आंसर होना चाहिए 226। अगर यहीं पे प्रश्न आ जाए उच्च न्यायालय की जगह क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उच्च सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका निर्गत की जाती है, तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप लोग सीधे अनुच्छेद क्या करिएगा कि 32 लगाइएगा अपना आंसर। यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी बात प्राक्कलन समिति के लिए सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों के लिए आपको बताना है, 4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पहली क्या चीज़ है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति, इसका गठन 1950 में किया हुआ था। दूसरा दिया है कि प्राक्कलन समिति का जो को संसद द्वारा अनुमोदित अनुमोदित नीतियों पर क्या करता है कि प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क लगाने का राइट है। तीसरा दिया है कि यह राज्यसभा और लोकसभा यानी जो दोनों सदन होते हैं वह दोनों सदस्यों से निर्मित होती है, या फिर प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और इन चारों के लिए यहाँ पे पूछा है क्या मात्र चौथा ऑप्शन ही गलत है, या फिर मात्र तीसरा ऑप्शन गलत है, या मात्र दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, या फिर चौथा दिया है कि मात्र दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो देखिए जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही होगा, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, अब हम अगर कुछ और चीज़ आपको बताना चाहे एक्स्ट्रा में, तो जो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, प्राक्कलन समिति का जो गठन है 1950 में हुआ था, ये आपको पता है इस प्रश्न के अनुसार। और यह जो हुआ था उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, ठीक है, कौन थे? जॉन मथाई। उनके अनुमोदन यानी उन्होंने सिफारिश की थी कि प्राक्कलन समिति का गठन किया जाए ताकि यहाँ पे सही तरीके से जो भी चीज़ें हैं वह हो सके। और अगर बात करें जो प्राक्कलन समिति है वह क्यों बनाई गई थी, तो प्राक्कलन समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के जो व्यय हैं के अनुमान की जांच करती है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं वह कौन है? गिरीट गिरीट बापट है। क्या है? यहाँ पे अगर बात करते हैं कि देखिए प्रश्न ये इस तरह पूछता है आपका कि प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर यह प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन है? गिरीश गिरीश बापट बापट ठीक है, ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसमें, किसके? प्राक्कलन समिति के। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि वह विशेषज्ञों की समिति जिसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इससे पहले आपको 4 ऑप्शन बता दें, नीति धर्म, नीति वाक्य, नीति शासन और नीति आयोग। तो सही आंसर है आपका नीति आयोग, यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विशेषता दबाव समूह से नहीं है।
4 ऑप्शन दिए हैं, वह बाहर से प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसकी सदस्यता बड़ी होती है, वह सक्रिय राजनीति से जुड़ा होता है, इसके सदस्य कितने भी समूह से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वह सक्रिय राजनीति से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी निम्न में से कौन सी विशेषता दबाव समूह की नहीं है? तो सक्रिय रूप से क्या होता है, राजनीति से जुड़ा होता है, यह गलत है ऑप्शन आपका, मतलब वह जुड़ा नहीं होता बल्कि बाहरी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब चुनाव हुआ था, उस समय जो पीके था वह जुड़ा हुआ था, ठीक है, नीतीश कुमार से। तो पीके क्या है, यहाँ पर एक दबाव समूह का कार्य करता है। पीके आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि निम्न में से किस आयोग को केंद्र सरकार ने 1983 में केंद्र राज्य संबंध, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र यानी संघ राज्य संबंध के लिए नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, सरकारी आयोग, दत्त आयोग, शीतलवाड़ आयोग या और राजमन्नार आयोग। इन चारों में जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और 1983 में जब सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय जो इनके मतलब अध्यक्ष थे, वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं वह थे, और उनका नाम जो था वह था रणजीत सिंह था उनका नाम। क्या नाम था? जो रिटायर्ड जज थे उनका नाम रणजीत सिंह था, ठीक है। और यह रणजीत सिंह ही सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि भारत में संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? दल बदल से है, पंचायती राज से है, शहरी शासन से है या फिर घरेलू हिंसा से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पंचायती राज से यह संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है। तो ये सारी यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, किसे लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, हेनरी फेयोल को, लूथर गुलिक को, वुड्रो विल्सन को, हर्बर्ट साइमन को। तो इन चारों में जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा, यानी कि वुड्रो विल्सन को क्या कहा जाता है? लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि धन विधेयक को भारत में कौन सत्यापित करता है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही धन विधेयक को सत्यापित करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 दिया है कि एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? चंपारण आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, ठीक है। तीसरा दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, ठीक है। किससे जुड़ी हुई थी? होम रूल आंदोलन से, ठीक है। और अगर बात करें कि यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बताना चाहेंगे, तो 1916 में क्या हुआ था कि 1916, ये डेट याद रखिएगा कि 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसके साथ शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक के साथ। लेकिन बाद में उन्होंने ये जो आंदोलन था यह अलग अलग हो चुका था। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि फांसीवाद का जन्म निम्नलिखित में से किस एक देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था या फिर जर्मनी में हुआ था? तो इन चारों के लिए आपको यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी इटली में हुआ था। देखिए जो फांसीवाद है, या इसको हम लोग का फासिज्म भी कहते हैं, या इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक फासियो कैबिटो मिंटो का राजनीतिक आंदोलन था, जो कि मार्च मार्च 1919 में शुरू किया गया था। मार्च 1919 में यह शुरू किया गया था फांसीवाद का आंदोलन। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, दादा भाई नौरोजी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने प्रथम अध्यक्षता की थी। लेकिन कई कई पुस्तकों में आपको ए.ओ. ह्यूम भी मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि एक गर्भवती महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो नॉर्मल कैलोरी होती है वो कितनी होनी चाहिए एक महिला के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो नॉर्मल कैलोरी होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 400, 700, 500 या फिर 300। ये अतिरिक्त कैलोरी की बात की जा रही है। तो देखिए एक जो गर्भवती महिला होती है उसको कम से कम
300 कैलोरी जो होती है वह एक्स्ट्रा देनी चाहिए जब वह गर्भावस्था में हो तो। प्रश्न नंबर 43 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है या फिर फोलिक एसिड है। तो 43 का जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विटामिन डी क्या है? वसा में घुलनशील है। और फोलिक एसिड क्या है? देखिए, फोलिक एसिड जो गर्भावस्था होती महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है ताकि बच्चे का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि ICAR कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली में है, बैंगलोर में है या फिर कलकत्ता में है या फिर हैदराबाद में है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ICAR दिल्ली में स्थित है। और ICAR का जो फुल फॉर्म होता है वह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि दूध किसका खराब स्रोत है? विटामिन सी का, कैल्शियम का, फास्फोरस का या फिर लोहा का। तो सही आंसर है आपका लोहा का, यानी दूध जो है वह लोहा का सबसे खराब स्रोत है। प्रश्न नंबर 46 है कि स्कर्वी बीमारी जो है, स्कर्वी रोग किसकी अल्पता से होता है? किसी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, प्रोटीन की, विटामिन सी की या फिर विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आपको पता है कि विटामिन सी कहाँ पर मिलता है? तो अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 47, खाद्य समूह कितने होते हैं? ठीक है, प्रश्न दिया है कि खाद्य समूह कितने होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खाद्य समूह की जो संख्या है वह 5 है। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को रोजगार देना, कृषि यंत्रों को मुफ्त देना, जनता को मुद्रा देना या फिर मुफ्त राशन देना। तो इस मनरेगा के बारे में आपको बता दें कि मनरेगा जो है वह एक वित्तीय वर्ष में जो मनरेगा में जो कार्य करते हैं कार्यकर्ता या कर सकते हैं लेबर, उनको कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहता है कि आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा शुरू किया गया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा कि ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए। अब देखिए, प्रश्न एक बार ये भी आया था बीएचयू में कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 49 है कि पोस्टर एक है क्या है? श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है या फिर तीनों में से कोई नहीं। श्रव्य श्रव्य मतलब सुनने वाला एक साधन है, दृश्य मतलब देखने वाला, श्रव्य दृश्य देखने और सुनने दोनों वाला या तीनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता ही है कि दृश्य देखने वाला। कोई भी पोस्टर लगाए तो आप उसे देख ही सकते हैं, सुन तो सकते नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं कि आईसीडीएस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, 1975, 1970, 1973, 1972। पहले आपको बता दें कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सभी फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में कमेंट करवा रहे हैं। तो इसका होता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बता दें कि जो सही इसका आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कि 1975 में आईसीडीएस स्कीम की शुरुआत की गई थी और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई यह योजना। क्या हुआ था कि आंगनवाड़ी में तो सभी के द्वारा सभी कार्यालयों और गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता था। ठीक है, यानी कि आईसीडीएस के द्वारा जो भी आंगनवाड़ी होती थी वहाँ पे महिलाओं के लिए ये कार्य करने के लिए ही बेसिकली शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है कि प्रसार शब्द की उत्पत्ति, एक्सटेंशन, प्रसार का मतलब होता है एक्सटेंशन, इंग्लिश में कहते हैं। प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? यूएसए में हुई थी, अमेरिका, भारतवर्ष, चीन या फिर यूके में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जो उत्पत्ति हुआ था वह यूके में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। यह है कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कुल मिलाकर के जो शिक्षा के प्रकार होते हैं या आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और अगर तीनों शिक्षा के बारे में बात करें तो पहला होता है फॉर्मल शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन।
और दूसरा होता है इनफॉर्मल, क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा जो होता है वह होता है आपका नॉन फॉर्मल, क्या होता है, नॉन फॉर्मल। यानी 3 तरह के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रश्न नंबर 53 दिया है कि व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किसके द्वारा आते हैं, शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, कौशल के द्वारा या फिर सीखने के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिक्षा के द्वारा। प्रश्न नंबर 54 दिया है कि एक मानचित्र है क्या वास्तविक दुनिया का सही निरूपण, वास्तविक दुनिया का अमूर्त निरूपण, या फिर वास्तविक दुनिया का असत्य निरूपण, या फिर एक से एक स्केल पर वास्तविक दुनिया का निरूपण यहाँ पे होगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वास्तविक दुनिया का अमूर्त निरूपण ये एक मानचित्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है कि इस फसल के तकनीकी नाम से उड़ीसा पाया जाता है, चावल के, गेहूं के, गन्ना के या फिर मक्का के। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चावल एक ऐसा फसल है जिसके तकनीकी नाम में उड़ीसा पाया जाता है। प्रश्न नंबर, अब इसका तकनीकी नाम आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 56 वान थुनेन सिद्धांत संबंधित है किससे, कृषि से, उद्योग से, ग्रामीण विकास से या फिर शहरी विकास से। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कृषि से यह संबंधित है। आज के सेशन में हम लोग 2019 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उनमें हम लोग 31 से लेकर के 56 तक के आज के प्रश्नों को हल करेंगे, और उसके बाद 56 से आगे जो 56 के बाद जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग सेकेंड पार्ट में हल करेंगे। और अगर आपको हमारा पहला पार्ट पसंद आया 2019 का तो ज़रूर दूसरा पार्ट देखिएगा, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको बेचूस बीएड से संबंधित जो भी न्यूज़ हो या फिर क्लासेस हो या प्रैक्टिस सेट हो सब के सब आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।